चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की लाख टके की बात। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। एक दिन वसंतोत्सव के उपलक्ष्य में राजा त्रिभुवन का विशेष दरबार लगा हुआ था। तभी कबूतर कबूतरी का एक जोड़ा दरबार के झरोखे में आ बैठा। त्रिभुवन ने कुछ देर कबूतर की गुटरगू ध्यान से सुनी। तत्पश्चात उसने अपने विशेष सलाहकारों से पूछा, यह कबूतर कबूतरी से अपनी भाषा में क्या कह रहा है? त्रिभुवन के विशेष सलाहकारों के मुंह इस अटपटे प्रश्न को सुनकर लटक गए। एक सलाहकार ने थोड़ी हिम्मत कर त्रिभुवन से कहा, क्षमा करें महाराज, कबूतरों की भाषा को हम कैसे जान सकते हैं? ये कबूतर हैं और हम मनुष्य। यह सुन त्रिभुवन क्रोधित हो चिल्लाया, जला दो, यहाँ आओ। फौरन काले बुजुर्ग जल्लाद अपनी तेज धार वाली तलवारें चमकाते हुए उसके सामने आ खड़े हुए। आज्ञा महाराज, ले जाओ इन सबको और इनके सिर धड़ से अलग कर दो। इधर सलाहकारों को मौत के मुंह में जाते देख त्रिशला का दिल सहानुभूति से भर उठा। बेचारे सलाहकार बेमौत मारे जाएंगे, मुझे इनको बचाना चाहिए। यह विचार मन में आते हुए त्रिभुवन से बोली, पिताजी महाराज, अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं तो क्या आप अपने सलाहकारों को माफ़ कर देंगे? ठीक, अगर तुमने हमारे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं इन्हें माफ़ कर दूंगा। तो सुनिए पिताजी महाराज, इस कबूतरी ने अपनी कबूतरी से कहा था कि पति का भाग्य बनाने वाली भी पत्नी है और पति का भाग्य बिगाड़ने वाली भी पत्नी है। त्रिशला का कथन सुनकर त्रिभुवन क्रोध के मारे पागल हो उठा। बदजुबान लड़की, इसका मतलब यह है कि हम तुम्हारी माँ के कारण राजा बन इस बुलंदी पर पहुँचे हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा है पिताजी महाराज। खामोश, हम तुम्हारे कहने का मतलब साफ समझ रहे हैं। हम तुम्हें काल कोठरी में डलवा देंगे। इससे उन सब लड़कियों को सबक मिल जाएगा जो अपने पिता के विरुद्ध जाती हैं। उसने तुरंत ही सैनिकों को हुक्म दिया, सैनिकों, राजकुमारी त्रिशला को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? बकवास बंद करो रानी, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बेटी का हुआ है। बेकसूर बेटी को इतनी कठोर सज़ा मिलती देख रानी चंद्रा दुख से आर्तनाद कर उठी। हाय मेरी नाजुक पली बेटी। अगले ही पल वह अपने होशो हवास खो बैठी और लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। राजवैद्य ने दौड़कर रानी चंद्रा की नाड़ी का निरीक्षण किया। महाराज, रानी जी सुरक्षित हार गई हैं। रानी को भी आज ही मरना था, रंग में भंग डाल दिया। काल कोठरी में कैद त्रिशला को जब माँ की मृत्यु की सूचना मिली तो वह सिसक उठी। बूहू, एक माँ ही तो थी जिसे मैं अपने सुख दुख की बातें कर लिया करती थी, वह भी जालिम पिता के गुस्से की भेंट चढ़ गई। उसी दिन रानी चंद्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर पिंजरे में बंद मैना ने पिंजरे के पास से गुजरती एक दासी से पूछा, दासी क्या बात है, आज महल में सब उदास से हैं, राजकुमारी जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। मैना, राजकुमारी त्रिशला को महाराज ने काल कोठरी में डलवा दिया है। इस गम में रानी माँ सुरक्षित हार गई हैं, इसलिए आज महल में सभी उदास हैं। यह बुरी खबर सुन मैना भी उदास हो उठी। इस घटना के कुछ दिन पश्चात राजा त्रिभुवन वन से आखेट करके वापस अपने राज्य लौट रहा था कि एक जगह ठिठक कर रुक गया। यह बूढ़ा नदी में से पत्थर निकाल कर उन पर कलम से कुछ लिखता है और फिर वापस उन्हें नदी में फेंक देता है। आखिर यह कर क्या रहा है? वह घोड़े से उतरकर बूढ़े के पास पहुंचकर उससे बोला, ए बूढ़े, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजन, मैं इन पत्थरों पर लोगों के भाग्य लिख रहा हूँ। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि मेरी लड़की त्रिशला के भाग्य में क्या लिखा है? बूढ़े ने तुरंत नदी के पानी में हाथ डालकर कुछ पत्थर निकाले और उन्हें ध्यान से पढ़ने लगा। तत्पश्चात, राजन, नीलमपुर राज्य में बंशीधर नाम का एक युवक रहता है। उसके पिता का नाम मुरलीधर है। वे दोनों मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। मुरलीधर के लड़के बंशीधर के साथ तुम्हारी बेटी की शादी होगी। क्या कहा? एक मजदूर के लड़के के साथ मेरी बेटी का विवाह? असंभव। हाँ राजन, राजकुमारी के भाग्य में यही लिखा हुआ है। ढोंगी बूढ़े, तेरी यह सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? त्रिभुवन ने क्रोध में भर तलवार म्यान से बाहर खींच ली और अगले ही पल खचाक यह देख प्रधानमंत्री चारणदेव हतभम्ब रह गया। महाराज, यह आपने क्या किया? यह बूढ़ा फकीर वास्तव में बहुत पहुंचा हुआ नजूमी था।
इसकी कई एक एक बात मैंने सच होती देखी है। होती होगी। बूढ़े केशव पर इकारत भरी दृष्टि डाल वह वहाँ से आगे बढ़ गया। त्रिभुवन अपने महल लौट तो आया, पर वह बार बार एक ही बात सोच रहा था। एक मामूली मजदूर से हम अपनी बेटी की शादी कैसे सहन कर सकते हैं? इस शादी को रोकने के लिए क्यों न त्रिशला को काल कोठरी में भूखा मार दूं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। यह निर्णय कर उसने उस दासी को अपने पास बुलवाया जो प्रतिदिन काल कोठरी में त्रिशला को भोजन देने जाती थी। दासी, आज से त्रिशला का भोजन पानी बंद। याद रहे, तुम या कोई अन्य दासी भूल कर भी अब उस काल कोठरी में नहीं जाओगी। जी महाराज। कक्ष के बाहर से गुजरते प्रधानमंत्री चारणदेव ने जब यह वार्तालाप सुना तो वह सन्न रह गया। क्या कोई पिता इतना क्रूर भी हो सकता है कि अपनी संतान को इस प्रकार मौत के मुंह में झोंक दे? कैसे भी हो, मुझे राजकुमारी त्रिशला की जान बचानी ही होगी। उसी रात प्रधानमंत्री चारणदेव राजा त्रिभुवन का रूप धर काल कोठरी के द्वार पर पहुंचा। महाराज, आप इस समय यहाँ? पहरेदार, काल कोठरी का दरवाज़ा खोलो, हम राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। पहरेदार ने तुरंत ही आदेश का पालन किया। काल कोठरी का द्वार खुलते ही प्रधानमंत्री ने लपक कर पहरेदार की नाक पर एक कपड़ा रख दिया। गूं। कपड़े पर छिड़की बेहोशी की दवा सूंघकर पहरेदार बेहोश हो जाएगा, तब मैं काल कोठरी में घुसूंगा। अगले ही पल पहरेदार बेहोश हो गिर पड़ा। तब प्रधानमंत्री बेखटके काल कोठरी में घुसा। जैसे वह अंदर पहुंचा, पिताजी महाराज आप? त्रिशला बेटी, मैं राजा त्रिभुवन नहीं, प्रधानमंत्री चारणदेव हूँ। जल्दी चलो, मैं तुम्हें इस काल कोठरी से बाहर निकालने आया हूँ। लेकिन क्यों प्रधानमंत्री जी? यह समय इन बातों के पूछने का नहीं है बेटी। लो, जल्दी से इन वस्त्रों को पहनकर वेश बदल लो। कुछ देर बाद ही त्रिशला वेश बदलकर प्रधानमंत्री चारणदेव के साथ काल कोठरी से बाहर निकल रही थी। बेचारा पहरेदार, अब महाराज इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कुछ देर बाद, अब बताइए प्रधानमंत्री जी, आप मुझे काल कोठरी से इस प्रकार निकाल कर क्यों लाए हैं? बेटी, आज दिन में जब महाराज वन में आखेट करके वापस लौट रहे थे कि प्रधानमंत्री ने त्रिशला को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर त्रिशला स्तब्ध रह गई। तो पिताजी महाराज, मेरा विवाह एक मजदूर से करने के डर से मुझे काल कोठरी में भूखी मार देने की सोच रहे थे। हाँ बेटी, मैं तुम्हें काल कोठरी से निकाल तो लाया हूँ, पर शीघ्र ही महाराज को इस बात का पता चल जाएगा। तब वे तुम्हारी तलाश में अपने जासूस राज्य के चप्पे चप्पे में फैला देंगे। अब क्या किया जाए प्रधानमंत्री जी? बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे भी हो सके इस राज्य से कहीं दूर चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे पास एक बहुत बड़ा संदूक है, उसमें एक सप्ताह का भोजन पानी रख, वह उसमें तुम्हें लिटाकर मैं संदूक को नदी में बहा दूंगा। संदूक में ताज़ी हवा आने जाने के लिए कुछ नन्हे नन्हे छिद्र भी हैं। इस प्रकार तुम महाराज की नज़रों से बचकर इस राज्य से निकल जाओगी। अगर तुम्हारे भाग्य में जीवित रहना लिखा होगा तो एक सप्ताह के अंदर अंदर तुम्हारे बहते हुए संदूक पर किसी न किसी की नज़र पड़ी जाएगी। ठीक है प्रधानमंत्री जी, जैसा आप ठीक समझे करें। इधर प्रतिदिन की भांति राजा त्रिभुवन महल का भ्रमण करता हुआ जब काल कोठरी के बाहर पहुंचा। यह क्या, काल कोठरी का द्वार खुला पड़ा है और पहरेदार बेहोश पड़ा है। वह दौड़कर काल कोठरी में पहुंचा। ओ त्रिशला यहाँ नहीं है। वह अकबका सा काल कोठरी के बाहर आया। उठ रामजादे उठ, बता राजकुमारी कहाँ गई? ठोकर खा पहरेदार ने मिचमिचाते हुए आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। तब त्रिभुवन ने पुनः त्रिशला के बारे में उससे पूछा। महाराज, आप ही तो कुछ देर पहले राजकुमारी जी से मिलने काल कोठरी में गए थे, क्या बकता है? पहरेदार पुनः बेहोश हो गया। यह देख त्रिभुवन बुरी तरह जल्ला उठा। लगता है इस पहरेदार ने भांग पी रखी है, इसे इस बात की सज़ा देनी ही होगी। त्रिभुवन ने उसी समय पहरेदार की गर्दन उड़ा दी। तत्पश्चात उसने अपने जासूसों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, राजकुमारी त्रिशला काल कोठरी से फरार हो गई है। रात्रि का समय है, इसलिए अभी वह राज्य से बाहर नहीं गई होगी। तुम्हें सुबह होने से पहले पहले ही उसे खोज कर हमारे पास लाना है। जी महाराज। गुप्तचर उसी समय त्रिशला की खोज में निकल पड़े। इधर प्रधानमंत्री चारणदेव ने विशाल संदूक के एक हिस्से में सूखे मेवे, फल इत्यादि रखे। बेटी, अब तुम इसमें लेट जाओ ताकि मैं इसे बंद कर सकूं। त्रिशला बिना कुछ कहे संदूक में लेट गई।
तब प्रधानमंत्री ने संदूक को बंद कर दिया। वह उसी समय नदी की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही उसका रथ नदी के तट पर जा पहुंचा। उसने संदूक को रथ से उतार नदी के पानी में बहा दिया। बेटी, तुम्हें भगवान के भरोसे नदी के हवाले कर तो दिया है, अब आगे उसकी मर्जी। तत्पश्चात वह भारी मन से वहां से वापस लौट पड़ा। लौटते समय उसकी भेंट राजा त्रिभुवन के जासूसों से हुई। तुम लोग इस समय कहाँ घूम रहे हो? प्रधानमंत्री जी महाराज के आदेश पर हम राजकुमारी त्रिशला को खोजने निकले हैं। वह कारागार से फरार हो गई है। और ठीक है, तुम लोग अपनी खोज जारी रखो। इन मूर्खों को क्या पता कि राजकुमारी त्रिशला इनकी पहुंच से कितनी दूर जा चुकी है। सुबह होने पर क्षमा करें महाराज, सारी रात खोजने पर भी राजकुमारी हमें कहीं नहीं मिली। नामा खुलो, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया था? खींचकर त्रिभुवन ने तलवार म्यान से निकाली और चारों जासूसों को मौत के घाट उतार दिया। इधर वह संदूक जिसमें त्रिशला बंद थी 3 दिन तक नदी में बहता रहा। त्रिशला संदूक में लेटे हुए ही सूखे मेवे इत्यादि खाकर भूख मिटा लिया करती थी। चौथे दिन संदूक बहते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां जवालापुर का राजा नैन सिंह प्रातः भ्रमण कर रहा था। अरे, इतना बड़ा संदूक! उसके आदेश पर सैनिकों ने नदी में से संदूक को बाहर निकाला। इसका ताला तोड़कर देखो कि इसमें अंदर क्या है। सैनिकों ने संदूक का ताला तोड़ डाला। तत्पश्चात जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, अरे, इतनी सुंदर लड़की! कहीं मैं किसी संकट में तो नहीं फंस गई? नैन सिंह ने तुरंत संदूक का ढक्कन बंद किया और अपने सैनिकों से बोला, इस संदूक को हमारे महल में ले चलो। महल में पहुंचकर नैन सिंह ने पुनः संदूक को खोला। सुंदरी, मेरे साथ विवाह करोगी? मेरी शादी तो बंशीधर के साथ होनी है। इस काने राजा से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्षण भर सोचकर वह नैन सिंह से बोली, राजन, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, पर मुझे इसके लिए 1 माह की मोहलत दे दीजिए। मैं न जाने कब से संदूक के अंदर कैद घुटती रही हूँ। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ, तभी आपके साथ विवाह करूँगी। नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं है। राजन, इतना जुल्म न करो, 1 माह न सही, मुझे 3 दिन की मोहलत दे दीजिए। जी बहलाने के लिए 1 दिन काफ़ी होता है सुंदरी। मैं तुम्हें केवल 1 दिन की मोहलत दे सकता हूँ। 1 दिन ही सही, मैं नदी तट पर भ्रमण करना चाहती हूँ राजन। ठीक, हम तुम्हें अभी नदी तट पर लेकर चलते हैं। नैन सिंह त्रिशला को लेकर नदी तट पर पहुंचा। त्रिशला कुछ देर तक तो नैन सिंह के साथ नदी के किनारे किनारे टहलती रही। तत्पश्चात छपाक, अरे सुंदरी, यह तुमने क्या किया? अरे, कोई सुंदरी को बचाओ। लेकिन कोई होता तो त्रिशला को बचाता। नैन सिंह हंसाए सा तट पर खड़ा देखता रह गया और त्रिशला नदी के अथाह जल में डूबती उतराती उसके तल की ओर जाने लगी। तभी गड़प गड़प त्रिशला मछली के खुले मुंह में समा गई। दूसरी ओर नीलमपुर में मजदूर मुरलीधर अपने बेटे बंशीधर के साथ पहाड़ पर पत्थर तोड़ रहा था। तभी बापू! बंशीधर काम छोड़ उसी समय पिता को कंधे पर रख गांव के वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने मुरलीधर के पाँव का निरीक्षण करके कहा, पैर बुरी तरह कुचल गया, इसे घुटने तक काटना पड़ेगा। ओ वैद्य जी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे पिता का पैर कटने से बच जाए? उपाय तो है बेटा, लेकिन काफ़ी कठिन है। लाल रंग की एक विशाल मछली होती है। यदि उस मछली के मांस का लेप तुम्हारे पिता के जख्म पर कर दिया जाए तो इनकी टांग कटने से बच सकती है। ठीक है वैद्य जी, मैं उस लाल मछली को हासिल करने की कोशिश करके देखता हूँ। अपने पिता को झोपड़ी में छोड़ बंशीधर अपने मछुआरे मित्र केशव के पास पहुँचा। केशव, जरा अपना मछली पकड़ने वाला जाल देना। क्यों, तुझे जाल की क्या आवश्यकता पड़ गई? तब बंशीधर ने उसे अपने पिता के साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताया, जिसे सुन केशव ने उसे जाल दे दिया। बंशीधर जाल ले नदी तट पर पहुंचा और उसे नदी में डाल तट पर बैठ जाल में मछली के फंसने की प्रतीक्षा करने लगा। किस्मत की बात, उसके जाल में वही लाल मछली आ फंसी जिस मछली ने त्रिशला को निगला था। नाव पर बैठे बंशीधर ने जब जाल को बाहर खींचा तो खुशी से उछल पड़ा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, पहली बार में ही लाल मछली आ फंसी। लेकिन इतनी बड़ी वह भारी मछली को तो झोपड़ी तक ले जाना मुश्किल है। इसका थोड़ा सा भाग काट कर ले जाना ही ठीक रहेगा।
यह सोच उसने छुरे से जैसे ही मछली का पेट चीरा। अरे यह क्या, मछली के पेट के अंदर तो कोई मानव है। उसने जल्दी से मछली के 2 भाग कर डाले। वो कितनी सुंदर है ये युवती, पता नहीं जीवित भी है या नहीं। उसने त्रिशला की नाड़ी देखी। नाड़ी तो धीमी धीमी चल रही है, इसे वैद्य जी के पास ले चलना चाहिए। उसने मछली का थोड़ा सा भाग काट कर रख लिया और बेहोश त्रिशला को कंधे पर लाद वहाँ से चल दिया। जब वह त्रिशला को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुँचा, "आप बेटा, यह तुम किसे उठा लाए हो?" तब बंशीधर ने सारी बात पिता को बताई। तत्पश्चात, "बापू, अब मैं वैद्य जी को बुला लाऊं, वह आकर आपको वैसे बेहोश लड़की का उपचार करेंगे।" "हाँ ठीक है बेटा, जाओ, पर जरा जल्दी लौटना, अब दर्द सहना मुश्किल हो रहा है।" वैद्य ने मछली के मांस में कई औषधि मिलाकर एक लेप तैयार किया। तत्पश्चात फिर उसने बेहोश त्रिशला के मस्तक पर एक जड़ी बूटी का लेप किया। बंशीधर, इस लेप के प्रभाव से आधा घंटे के अंदर अंदर इस युवती को होश आ जाएगा। तत्पश्चात बंशीधर को आवश्यक निर्देश दे वैद्य जी चले गए। ठीक आधे घंटे बाद, मैं कहाँ हूँ? सुंदरी, तुम मेरी झोपड़ी में हो। तुम्हें एक मछली निकल गई थी, जिसके पेट से मैंने तुम्हें बाहर निकाल लिया था। बंशीधर ने त्रिशला को सारी बात बताई। सारी बात जानकर त्रिशला ने सहानुभूतिपूर्वक बंशीधर की ओर देखा। "क्या मैं अपने मुक्तिदाता का नाम जान सकती हूँ?" "क्यों नहीं, मेरा नाम बंशीधर है।" "बंशीधर, और तुम्हारे पिता का नाम?" "मेरे पिता का नाम मुरलीधर है।" "और इस नगर का नाम क्या है?" "इस नगर का नाम नीलमपुर है।" यह सुनते त्रिशला खुशी से उछल पड़ी। "ओ, इसका मतलब है मैं सही जगह पर आ पहुँची हूँ। फकीर के कहे अनुसार इसी युवक के साथ मेरा विवाह होना है।" उसने खुशी के आवेश को दबाते हुए बंशीधर से पुनः पूछा, "तुम काम क्या करते हो?" "मैं व मेरे पिता मजदूरी करके ही अपना पेट पालते हैं।" अब तो त्रिशला की सारी शंका दूर हो गई। वह चारपाई पर लेटे मुरलीधर के पास पहुंची। "बापू, यदि आप चाहे तो मैं आपके बेटे की बहू बनकर आपकी सेवा कर सकती हूँ। लेकिन बेटी, हम तो बहुत गरीब हैं। हम लोगों के पास शादी करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बापू, जब मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, तो इस शादी में पैसा खर्च करने की आवश्यकता ही क्या है? बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए।" "ओ, तब ठीक है बेटी।" मुरलीधर के कहने पर बंशीधर व त्रिशला ने भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लिया। अब त्रिशला घायल मुरलीधर की जी जान से सेवा करने लगी, जिसके फलस्वरूप मुरलीधर शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। अब ससुर व पति के साथ त्रिशला भी मजदूरी करने जाने लगी। इस प्रकार वह अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाने लगी। इधर एक दिन राजा त्रिभुवन जब वन में आखेट करने गया, तो उसकी भेंट एक कबायली युवती से हुई। "कौन हो तुम?" "मैं सांगा कबीले की रेशमा हूँ।" "रेशमा, तुम रेशम की तरह कोमल व सुंदर हो। हम मणिकपुर के राजा त्रिभुवन हैं। क्या तुम हमसे विवाह कर हमारी रानी बनना पसंद करोगी?" "क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा।" त्रिभुवन रेशमा को अपने साथ अपने राज्य ले आया और उसके साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात रेशमा, राज के परंपरा के अनुसार आज की रात तुम हमसे जो भी मांगोगी हम तुम्हें वही देंगे। "ऐसा? तब सुनिए महाराज, मैं एक ऐसे महल में रहना चाहती हूँ जिसकी दीवारों में हीरे पन्ने मणिक मोती जड़े हुए हों।" "ठीक है रेशमा, हम तुम्हें ऐसा ही अद्भुत महल बनवा कर देंगे।" अगले दिन ही त्रिभुवन ने प्रधानमंत्री चारणदेव को बुलाकर आदेश दिया, "प्रधानमंत्री जी, हम ऐसा महल बनवाना चाहते हैं जिसकी दीवारों में हीरे पन्ने मणिक मोती जड़े हो।" "महाराज, ऐसे महल को बनवाने में तो बहुत ज़्यादा धन खर्च होगा, खजाने में इतना धन कहाँ है?" "प्रधानमंत्री जी, यह तो आप जानते ही हैं कि हम ना सुनने के आदी नहीं है। धन इकट्ठा करने के लिए प्रजा पर नए कर लगा दो। महल के निर्माण कार्य में मजदूरी करने के लिए नगर के प्रत्येक घर से एक युवक का चुनाव कर लो। जैसे भी हो, हमारी इच्छा अनुसार महल बनना ही चाहिए।" "जैसा आपका आदेश महाराज।" त्रिभुवन के आदेश पर प्रजा पर नए नए कर लगा। जबरन उनसे धन इकट्ठा किया जाने लगा। जो कर देने में आनाकानी करता, त्रिभुवन के सैनिक उस पर कोड़े बरसाते। सड़ाक आ राज्य के प्रत्येक घर से एक एक युवक महल के निर्माण के लिए मजदूरी के कार्य में लगा दिया गया।
मजदूरी का काम युवकों से मुफ्त लिया जाता था। नगरवासी त्रिभुवन को कोसने लगे, ऐसा दुष्ट राजा भगवान किसी को न दे। देखना एक न एक दिन त्रिभुवन को उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। हे भगवान, न जाने वह दिन कब आएगा। एक दिन जब महल में रानी रेशमा मैना के पिंजरे के समीप से गुजर रही थी। रेशमा, तू कबीले की झोपड़ी में रहने वाली हीरे मोतियों से बने महल क्यों बनवाना चाहती है? याद रख, ऐसा महल यदि कभी बना तो वह लोगों की आहों पर खड़ा होगा। रेशमा ठिठक कर रुक गई। यहाँ तो आसपास कोई नहीं है, फिर किसने मुझसे यह सब कहा? तभी पिंजरे की मैना बोली। रेशमा, मैं पिंजरे की मैना बोल रही हूँ। रेशमा ने पलटकर उसकी ओर देखा। ओ, तो यह तू है? तू ही मुझे उपदेश दे रही थी। ठहर, तुझे अभी इसका मजा चखाती हूँ। रेशमा ने पिंजरा खोलकर जैसे ही मैना को पकड़ना चाहा, फुर्र हो, मैना आकाश में उड़ गई और रेशमा हाथ मलती रह गई। इधर त्रिशला पहाड़ पर अपने पति व ससुर के साथ मजदूरी कर रही थी। तभी उड़ती हुई मैना उसके पास आ बैठी। राजकुमारी त्रिशला, तुम मुझे महल में छोड़कर चली आई थी, पर मैंने आखिर तुम्हें खोज ही लिया। त्रिशला ने मैना को उठाकर चूम लिया था। मेरी प्यारी व अच्छी मैना, मुझे क्षमा कर दे। मेरे साथ परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार घटी थी कि मैं तुझे अपने साथ लाने में असमर्थ थी। शाम को त्रिशला मैना को अपने साथ झोपड़ी में ले आई। अच्छा मैना, मेरे नगर के कुछ समाचार सुना। मेरे पिताजी महाराज कैसे हैं? राजकुमारी जी, नगर व अपने पिता के बारे में न्याय पूछो तो अच्छा है। फिर भी तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे पिता ने दूसरा विवाह कर लिया है और अपनी नई रानी के कहने में आकर वे अपनी प्रजा पर इन दिनों बहुत जुल्म ढा रहे हैं। सारी बात जानकर त्रिशला दुखी हो उठी। मैना, यह तो तूने बहुत बुरी खबर सुनाई। दुख से परेशान त्रिशला को उस रात नींद न आई। सुबह जब वह पति व ससुर के साथ काम पर जाने लगी तो, राजकुमारी जी, मेरा कहा मानो और अपने पति व ससुर के साथ समीप के ही मेरू पर्वत की खुदाई करो। मेरू पर्वत की खुदाई? यह तुम क्या कह रही हो मैना? राजकुमारी जी, जहाँ पर मेरू पर्वत खड़ा है, आज से 2000 वर्ष पहले वहाँ श्रवण नगर नाम की नगरी थी। श्रवण नगर के समीप ही एक ज्वालामुखी था। एक बार जब ज्वालामुखी फूटा तो सारा श्रवण नगर खोलते हुए लावे के अंदर दब गया। आज भी श्रवण नगर जो का तो ज्वालामुखी के सूखे लावे के नीचे दबा पड़ा है। मेरू पर्वत की खुदाई करने पर तुम्हें श्रवण नगर हासिल होगा। ऐसा? तब तो हम मेरू पर्वत की खुदाई अवश्य करेंगे। त्रिशला दौड़ी दौड़ी झोपड़ी के बाहर आई और अपने पति व ससुर को मैना की कई बात बताई। सारी बात सुनकर मुरलीधर बोला, मैना रानी, विश्वास तो नहीं होता, पर चूंकि इस बात को तुम कह रही हो, इसलिए आज हम तीनों मेरू पर्वत पर ही खुदाई करने जाएंगे। तब वे सब मेरू पर्वत की ओर चल दिए। मैना उनके आगे आगे उड़ रही थी। मेरू पर्वत पर पहुंचते हुए अपने कार्य में जुट गए। दिन भर वे तीनों खुदाई के कार्य में जुटे रहे। संध्या के समय त्रिशला की कुदाल किसी धातु से टकराई। टन! यह कैसी आवाज़ है? पत्थर की आवाज़ तो ऐसी नहीं होती। मैना फुदक कर उसके पास आई। राजकुमारी जी, लगता है पहले दिन ही आपको अपने इस कार्य में सफलता मिल गई है। थोड़ी सी खुदाई और करो। अच्छा मैना। त्रिशला पुनः खुदाई करने लगी। थोड़ी देर और खुदाई करने के पश्चात वह आश्चर्य से उछल पड़ी। वो यह क्या है? राजकुमारी जी, बधाई हो। यह श्रवण नगर के महल का सबसे ऊंचे वाला गुंबद है। यह सुनते ही बंशीधर व मुरलीधर खुशी से चिल्ला उठे। ओ मैना, तुम्हारा कहना सच निकला। हुर्रे! उस दिन वे सब मेरू पर्वत से खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में लौटे। अब त्रिशला उसके पति व ससुर तीनों प्रतिदिन मेरू पर्वत पर जाते और वहां खुदाई करते। उनकी मेहनत का नतीजा अब धीरे धीरे उनके सामने आता जा रहा था। 6 माह के अथक परिश्रम के पश्चात पूरा का पूरा स्वर्ण नगर उन तीनों ने खोद कर पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकाल लिया था। त्रिशला, आज तुम्हारी मेहनत सफल हुई। आज से तुम इस देश की महारानी हो। नहीं मैना, तुम गलत कह रही हो। इस देश का मेरा नहीं, मेरे पति और ससुर, इस देश पर मेरा नहीं, मेरे पति और ससुर का अधिकार है। पर मानव विहीन इस नगरी पर हम राज करेंगे करके क्या करेंगे? यह नगर संपदन विहीन है। जब तक इसमें पशु पक्षियों का कलक व मानवों की आवाज़ें नहीं गूंजेगी,
तब तक यह हमारे लिए बेकार है। इसकी फिक्र तुम न करो राजकुमारी त्रिशला, मैं इस बात का भी इंतजाम किए देती हूँ। यह कह मैना आकाश में उड़ गई। शीघ्र ही वह नीलनगर के राजा अग्निमित्र के पास जा पहुंची। राजन राजन, आपको कुछ पता भी है? आपके राज्य की सीमा में स्थित मेरू पर्वत पर किसी राजा ने अपना स्वर्ण नगर बसा लिया है। यह तुम क्या कह रही हो मैना? मैं ठीक कह रही हूँ महाराज। मैं सब अपनी आंखों से उस महल को देखकर सीधी आपके पास आई हूँ। वो किसने हमारी बादशाहत पर हमला करने की हिम्मत की है? हमारी ज़मीन पर किसने स्वर्ण नगर बसाने की जरूरत की है? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज, बिना एक पल की भी देर किए आप शीघ्र ही स्वर्ण नगर पर हमला कर दीजिए, नहीं तो स्वर्ण नगर का निर्माता शीघ्र ही आपके राज्य पर भी कब्जा कर लेगा। तुम ठीक कह रही हो मैना। राजा अग्निमित्र को पट्टी पड़ा मैना पुनः स्वर्ण नगर की ओर उड़ चली। शीघ्र ही वह स्वर्ण नगर में त्रिशला के सामने थी। राजकुमारी जी, मैं नीलनगर के राजा अग्निमित्र को भड़का आई हूँ। वह शीघ्र ही दल बल सहित स्वर्ण नगर पर हमला बोलने वाला है। यह तुमने क्या किया मैना? हम तीनों उसकी विशाल सेना का कैसे सामना कर पाएंगे? घबराइए नहीं राजकुमारी जी, युद्ध में जीत आप लोगों की ही होगी। वो कैसे? सुनिए, स्वर्ण नगर के शास्त्रागार में जितने भी शस्त्र भरे पड़े हैं, उनमें बरसों लावे के नीचे दबे पड़े रहने के कारण चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो गई है, जिसके फलस्वरूप सामने वाला आक्रमणकारी चुंबकीय प्रभाव से सीधा उसके पास खींचा चला आएगा। जिसके पास स्वर्ण नगर के शास्त्रागार के शस्त्र होंगे, इस प्रकार चुंबकीय प्रभाव के कारण आक्रमणकारी निस्तेज हो जाएगा। उसके शरीर में जान नहीं रहेगी और स्वतः कुछ देर बाद पृथ्वी पर गिरकर मर जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, स्वर्ण नगर के शस्त्रागार में केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने स्वर्ण नगर की खुदाई में मिले वस्त्र पहने हुए हैं। तुम लोगों को खुदाई में मिले वस्त्र ही पहनकर शस्त्रागार में जाना होगा, तभी तुम पर शस्त्रों का प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा तुम भी शस्त्रों के प्रभाव में आकर मारे जाओगे। ओह, तब तो स्वर्ण नगर के शस्त्रागार के शस्त्र बहुत अद्भुत हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मैना, तुमने नीलनगर जाकर राजा अग्निमित्र को हमारे विरुद्ध क्यों भड़काया? इसमें हमारा क्या फायदा है? सुनो राजकुमारी जी, नीलनगर की प्रजा अपने राजा अग्निमित्र से मन ही मन घृणा करती है, जिसका कारण है अग्निमित्र बिना बात ही आसपास के राजाओं पर आक्रमण करता रहता है, जिसमें विजय प्राप्त होने के साथ साथ उसकी सेना के अनगिनत सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। नीलनगर की प्रजा व्यर्थ की लड़ाइयों को झेलते झेलते तंग आ चुकी है। उनकी इस घटना का हम पूरा फायदा उठाएंगे। मैना धीरे धीरे अपनी योजना त्रिशला, बंशीधर व मुरलीधर को समझाने लगी। सारी योजना जानने समझने के पश्चात त्रिशला ने प्रशंसा भरी दृष्टि से मैना की ओर देखा। मैना, निश्चय तुमने बहुत अच्छी योजना बनाई है। इधर नीलनगर में राजा अग्निमित्र ने अपनी सेना को एकत्रित कर घोषणा की, हमें इसी समय मेरू पर्वत पर बने स्वर्ण नगर पर आक्रमण करना है। याद रहे, युद्ध में तुम लोगों को अपना पूरा कौशल दिखाना है। यह सुनते सैनिकों में कानाफूसी सी होने लगी। फिर एक और युद्ध? भगवान, हमारे इस हिंसा प्रिय राजा को कब सद्बुद्धि आएगी? न जाने इस व्यर्थ के युद्ध में नीलनगर के कितने बेटों का खून बहेगा। राजा अग्निमित्र को मन ही मन कोसते हुए सेना अग्निमित्र की अध्यक्षता में मेरू पर्वत की ओर चल दी। उधर स्वर्ण नगर के महल की छत पर बैठी मैना ने त्रिशला से कहा, राजकुमारी जी, दूर से धूल उड़ती नजर आ रही है। लगता है राजा अग्निमित्र अपनी सेना के साथ समीप ही आ पहुंचा है। यह सुन त्रिशला ने बंशीधर से कहा, स्वामी, परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है, क्या तुम तैयार हो? त्रिशला, उस विशाल सेना की कल्पना कर मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा? स्वामी, इस प्रकार हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। मनुष्य यदि चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप युवा हैं, आपको इस प्रकार डरना नहीं चाहिए। त्रिशला के इस प्रकार बार बार समझाने पर बंशीधर की कुछ हिम्मत बंधी। तब वे सब खुदाई से मिले वस्त्र पहन शस्त्रागार में पहुँचे। स्वामी, दुश्मन का सामना करने के लिए आप इस तलवार को उठा लीजिए। ठीक है। तब वे सब स्वर्ण के मुख्य द्वार के समीप पहुँचे। अब तुम मेरी योजना के अनुसार मुख्य द्वार का छोटा द्वार खोल दो। बंशीधर ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात वे सब मुख्य द्वार के पीछे खड़े हो अग्निमित्र के वहां पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगे।
शीघ्र ही अग्निमित्र अपनी सेना सहित स्वर्ण नगर के बाहर आ पहुंचा। नगर की चार दीवारी तो बहुत ऊंची है, इसे फांद कर नगर में प्रवेश करना मुश्किल है। सिर्फ एक ही रास्ता है, मुख्य द्वार में खुले उस छोटे से द्वार में से अंदर घुसने की चेष्टा करनी चाहिए। अग्निमित्र उस छोटे द्वार से अंदर प्रवेश करने लगा। अंदर कुछ ही दूरी पर बंशीधर चुंबकीय तलवार लिए खड़ा था। द्वार से अंदर प्रवेश करते ही अग्निमित्र चुंबकीय तलवार की ओर खींचा जाने लगा। अरे यह क्या तिलस्म है, मैं न चाहते हुए भी सामने खड़े तलवार धारी की ओर खींचा चला जा रहा हूँ। शीघ्र ही वह पत्थर की मूर्ति की तरफ बंशीधर के सामने खड़ा था। कुछ पल बाद वह सवत ही निस्तेज और पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख मैना ने त्रिशला से कहा, राजकुमारी जी, यही राजा अग्निमित्र है। यह मर चुका है, इसलिए अब इसकी सेना पर चुंबकीय तलवार का प्रयोग करना ठीक नहीं है। तुम ठीक कह रही हो मैना, निर्दोष लोगों की जान लेकर भला हमें क्या मिलेगा। मैना उड़कर नगर की चार दीवारी के बाहर खड़ी सेना के पास पहुंची। सैनिकों, तुम्हारा हिंसा प्रिय राजा अग्निमित्र मर चुका है। क्या कहा, राजा अग्निमित्र मर गए? सैनिकों में अग्निमित्र की मृत्यु की बात सुनते ही हर्ष की लहर दौड़ गई। यह देख मैना उनसे बोली, सैनिकों, राजा अग्निमित्र निसंतान था। उसके मरने के बाद नीलनगर का राज सिंहासन खाली हो गया है। मैं तुम्हें एक ऐसे सुयोग्य पात्र के बारे में बताती हूँ जो नीलनगर का नया राजा बनने के सर्वथा योग्य है। कौन है वो? उसका नाम बंशीधर है। सैनिकों, उसी ने राजा अग्निमित्र को मारा है। वो ऐसे पराक्रमी को तो हम शहर से अपना राजा बनाने को तैयार हैं। यही वह समय था जब त्रिशला व मुरलीधर के साथ बंशीधर चार दीवारी से बाहर निकला। यही है बंशीधर। सैनिकों, नए राजा बंशीधर की जय। बंशीधर की जय जयकार से वातावरण गूंज उठा। बड़ी धूमधाम के साथ बंशीधर को नीलनगर का राजा बनाया गया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा राजा बनेगा। यह सब बहु त्रिशला के भाग्य से हुआ है। नीलनगर की रानी बन त्रिशला ने मैना से कहा, मैना, आज तक एक जिज्ञासा बार बार मेरे मन में उठती रही, पर मैंने उस जिज्ञासा को कभी तुम पर प्रकट नहीं किया, लेकिन अब उस जिज्ञासा को प्रकट करना चाहती हूँ। वह जिज्ञासा क्या है रानी त्रिशला? मैना, जिस प्रकार तुमने मेरा साथ दिया है उस प्रकार कोई सच्चा हितैषी ही साथ दे सकता है। तुम्हारे कारण ही मेरा पति इस देश का राजा व मैं इस देश की रानी बनी हूँ। पिंजरे से निकल कर भी तुम सीधी मेरे पास चली आई। आखिर क्यों? तुम उड़कर कहीं और भी तो जा सकती थी। क्या इस बात में कोई रहस्य है? रानी त्रिशला, तुम आज जब सब कुछ जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगी। सुनो, पिछले जन्म में मैं एक सिद्ध महात्मा की योनि में था और तुम मैना की योनि में थी। एक बार मैं एक पेड़ के नीचे बैठा तप कर रहा था। उसी पेड़ पर तुम बैठी हुई थी। तभी तुमने मेरे ऊपर बीट कर दी थी, जिससे मैं क्रुद्ध हो उठा था। मैंने क्रोध भरी आंखों से जैसे तुम्हारी ओर देखा था, तुम तुरंत ही जलकर भस्म हो नीचे पृथ्वी पर आ गिरी थी। मैंने क्रोध में आ तुम्हें भस्म किया था। इससे मेरे आराध्य भगवान शिव नाराज हो उठे। उन्होंने मुझे मैना बन जाने का शाप देते हुए कहा कि जिस मैना को तुमने भस्म किया है वह अगले जन्म में राजकुमारी त्रिशला के रूप में जन्म लेगी और तुम्हें मैना बन आजीवन उसका साथ देना है, उसे संकटों से उबारना है। ऐसा करने से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। सो रानी त्रिशला, भगवान शिव का आदेश मान, मैं इस जन्म में तुम्हारे साथ हूँ। ओह, तो यह बात है। इस घटना को बीते कई वर्ष बीत गए। इस बीच नीलनगर और स्वर्णनगर दोनों नगरों का एकीकरण कर उन्हें एक नए नगर बंशीधर का नाम दे दिया गया। बंशीधर के संचालन में बंशीनगर राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि का राज था। रानी त्रिशला ने नियम बना लिया था कि वह प्रतिदिन गरीबों व भिखारियों को भोजना वस्त्र आदि बांटती थी। एक दिन, ओ, यह तो पिताजी महाराज हैं, इनकी यह दशा कैसे हुई? उसने एक सैनिक के द्वारा उस भिखारी को अपने पास बुलवाया। अपने सामने पिता को खड़ा देख त्रिशला उससे बोली, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ बाबा? क्या तुम जन्म से ही अंधे हो? त्रिशला की आवाज़ सुन भिखारी चौंका। अनायास ही उसकी बेरौनक आंखों में आंसू भर आए। यह देख त्रिशला ने उससे कहा, क्या बात है बाबा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? रानी जी, अगर मेरी जान बख्श दो तो कुछ कहूँ। कहो, हमने तुम्हारी जान बख्शी बाबा।
तो सुनो रानी जी, त्रिशला नाम की मेरी एक बेटी थी। उसकी आवाज़ हूबहू तुम्हारी आवाज़ जैसी थी। तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई थी, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम्हारी वह बेटी अब कहाँ है बाबा? पता नहीं वह अब कहाँ है। वैसे तो मैंने उसे मारने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। भगवान जाने वह अब इस दुनिया में है भी या नहीं। बाबा, तुम्हारी बेटी मरी नहीं थी, जीती जागती वह इस समय तुम्हारे सामने खड़ी है। हाँ पिताजी महाराज, मैं त्रिशला ही हूँ। तुम मेरी बेटी त्रिशला हो? मत कहो मुझे महाराज, मेरा राजपाट तो न जाने कब का मुझसे छिन चुका है। लेकिन यह सब कैसे हुआ पिताजी महाराज? नई माँ कहाँ है? बेटी, तुम्हारी नई माँ के कारण ही तो यह सब हुआ है। न मैं उसका कहना मानकर प्रजा पर अत्याचार करता, न प्रजा मुझे मेरे राज्य से निकालती। पिताजी महाराज, मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। तो सुनो बेटी, तुम्हारी नई माँ ने मुझसे एक ऐसे अद्भुत महल की इच्छा प्रकट की थी, जिसकी दीवारों में हीरे पन्ने मणिक मोती जड़े हुए हो। ऐसा महल बनवाने के लिए अपार धन की ज़रूरत थी। धन इकट्ठा करने के लिए मैंने अपनी प्रजा पर नए नए कर लगा दिए और राज्य के नवयुवकों को महल के निर्माण कार्य में मजदूरी पर लगा दिया, जिससे राज्य में असंतोष फैल गया। एक दिन जब मैं नई रानी रेशमा के साथ रथ में बैठ नगर का भ्रमण कर रहा था, कुछ असंतुष्ट नगरवासियों ने मेरे रथ पर हमला बोल दिया। रानी रेशमा को तो उन लोगों ने जान से मार दिया और मेरी आंखें फोड़ दी। प्रधानमंत्री चारणदेव के हस्तक्षेप से मेरी जान बच सकी। तब प्रजावासियों ने मुझे धक्के देकर नगर से बाहर निकाल दिया और प्रधानमंत्री चारणदेव को माणिकपुर का नया राजा घोषित कर दिया। तब से बेटी मैं भिखारी बन इसी प्रकार नगर नगर भटकता फिर रहा हूँ। ओ पिता का दुखद अंजाम देख त्रिशला दुखी हो उठी। कुछ सोचकर वह त्रिभुवन से बोली, पिताजी महाराज, कई वर्ष पहले मैंने आपसे कहा था कि पति का भाग्य बनाने वाली भी पत्नी होती है और पति का भाग्य बिगाड़ने वाली भी पत्नी ही होती है। तब आपने मेरी यह बात नहीं मानी थी। क्या अब भी आप इस बात को नहीं मानेंगे? बेटी, तुमने ठीक कहा था। उस समय मैं राजमद में चूर था, इसलिए राजमद में अंधा हो सच को नकार बैठा था। अब मुझे सच को स्वीकार करने में किसी बात की लज्जा नहीं है। तुमने ठीक कहा था बेटी। त्रिशला अंधे त्रिभुवन को अपने साथ महल में ले आई। मैना वर्षों तक त्रिशला के पास रही। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। बूहू, मेरी प्यारी मैना, आज तुम मेरा साथ छोड़ गई। त्रिशला ने महल के उद्यान में मैना की समाधि बनवाई। वह प्रतिदिन उस पर फूल चढ़ाने जाया करती थी। अंधा त्रिभुवन अब उसके साथ ही रहता था। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।